स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसका नाम है गुणनखंड और अपवर्त्य, यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में? परिचय, गुणनखंड और अपवर्त्य का परिचय पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इरास्टोस्थीन्स की छलनी के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं की विभाज्यता की जांच किस तरह से की जाती है, उभयनिष्ठ गुणनखंड व अपवर्त्य, उसके बाद विभाज्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, उभयनिष्ठ गुणनखंड व उभयनिष्ठ अपवर्त्य, घात निरूपण, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। जैसे -4 20 का गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 जो है वो 4 से विभाज्य है। इस प्रकार किसी संख्या का अपवर्त्य वह संख्या है जो उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे कि 3 के अपवर्त्य होंगे 3, 6, 9, 12 आदि। तो गुणनखंड तथा अपवर्त्य को समझने का एक और तरीका भी है। जैसे कि हमने 48 ले लिया, 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 6। यहाँ पर 8 व 6 48 के गुणनखंड हैं और 48 6 और 8 का अपवर्त्य है। आप उदाहरण देखिए, 24 के गुणनखंड लिखिए तो 24 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हम गुणनखंडों तथा अपवर्त्यों के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। तीसरा, प्रत्येक गुणनखंड उसी संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। चौथा, प्रत्येक गुणनखंड या तो उस संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। पांचवा, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, जबकि अपवर्त्यों की संख्या असीमित रहती है। छठा, प्रत्येक अपवर्त्य या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। सातवां, प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है? अपवर्त्य होती है। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल स्वयं से भाज्य होती है, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभाज्य संख्याओं के समूह में 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि असीमित संख्याएं होती हैं। फिर अगला है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आदि। ये संख्याएं भी असीमित होती हैं। अब स्मरणीय तथ्य क्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या होती है। आगे देखते हैं अभाज्य युग्म क्या होता है। 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है अभाज्य युग्म कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 11, 13, 41, 43 आदि। अभाज्य त्रिक क्या होता है? 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है अभाज्य त्रिक कहलाती हैं। जैसे कि 3, 5, 7 एकमात्र अभाज्य त्रिक है। उसके बाद है सह अभाज्य युग्म। यदि 2 संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वह सह अभाज्य युग्म कहलाता है। जैसे 3 और 4। अब 3 और 4 का एक ही गुणनखंड है, 1, 7 और 9, 18 और 25, 26 और 35 आदि। नोट, 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बिना उनके गुणनखंड किए ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीन्स ने दी थी। हम एक सरल विधि से 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बिना उनके गुणनखंड किए
ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि किसने निकाली थी? एक यूनानी गणितज्ञ इराटोस्थीन्स थे, उन्होंने निकाली थी। इसमें क्या करा जाता है? इसमें देखिए आपको यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, 1 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं। तो इसको चरणबद्ध तरीके से निकालते हैं। अभाज्य संख्या निकालने की चरणबद्ध विधि, चरण एक को काट दीजिए क्योंकि यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। सबसे पहले 1 को काट दिया, फिर 2 पर गोला बनाइए और 2 के दूसरे गुणजों जैसे 4, 6, 8 को काट दीजिए। फिर उसके बाद 3 पर गोला बनाइए और 3 के दूसरे गुणजों को काट दीजिए। उसके बाद 5 पे गोला बनाइए, 5 के गुणजों को काट दीजिए। उसके बाद 7 पर गोला बनाइए और 7 के गुणजों को काट दीजिए। सभी बची संख्याओं पर गोला बनाइए। ये बची हुई संख्याएं ही क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं अभ्यास 4.1, प्रश्नावली 4.1 देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के पहले 6 अपवर्त्य लिखिए। राइट फॉर 6 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब पहले 6 अपवर्त्य यानी कि 27 के क्या हो जाएंगे? 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा। उसके बाद 27 तिया 81 हो जाएगा, फिर 81 तिया 81, 27 फिर आ जाएगा 27 चौका 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 9 10 108। फिर आ जाएगा आपका 27 पंजे 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 11 12 13, 135। तो यानी कि इसके पहले 6 अपवर्त्य क्या हो गए? 27 हो गया, 27 के बाद 54 हो गया, 54 के बाद 81 हो गया, उसके बाद 108 हो गया, उसके बाद 135 हो गया, उसके बाद 6 से गुणा करेंगे तो छठा अपवर्त्य आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 243 के सभी गुणनखंड यानी कि जिस अंक से 243 को हम भाग कर सकते हैं वो भाज्य है, वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 243 3 से भाज्य है, 9 से है, फिर 27 से हो जाएगा, फिर 81 से हो जाएगा और फिर 243 से ही भाग होगा। तो ये इसके सारे गुणनखंड हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 47 और 67 के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो 47 और 67 के बीच की अभाज्य संख्या हो जाएंगी 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 67। तो 67 तो दिया हुआ ही है, तो 47, 48, 49, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 50 नहीं होगी, 51 नहीं होगी, 52 नहीं होगी, 53 भी हो जाएगी। तो 53, 59 और 61 इनके बीच की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या? जो किसी से भी भाज्य नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संख्याओं का गुणनखंड 18 है? तो इन संख्या को 18 से भाग देंगे, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो 18 का गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए। यानी कि ये जो दी गई संख्या है इसके ऐसे 2 विषम मतलब ऐसे 2 संख्याएं बनानी है जिनको जोड़ने पे 100 आता है और वो दोनों संख्याएं आपकी विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे 69 और 31। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा योग और दोनों ही आपकी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्याएं जो किससे भी विभाजित नहीं होती, तो 197 हो जाएगी, 207 नहीं होगी, 23 हो जाएगी, उसके बाद 71 हो जाएगी, 29 हो जाएगी और 23 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 में बोला जा रहा है 100 से कम 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। तो 100 से कम 7 ऐसी भाज्य संख्याएं लिखनी है जो क्रमागत आ रही हो भाज्य और उनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 3 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए। तो जैसे हमने अभी 100 के हमने 2 संख्या बनाई थी 69 और 31, उसी तरह से 67 के हमें ऐसे 3 अंक ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर 67 आता हो और वो तीनों ही अभाज्य विषम संख्याएं
होनी चाहिए। तो ये आप स्वयं से करेंगे। उसके बाद अभाज्य युग्म क्या होता है? अभाज्य युग्म हमने पढ़ा था कि दो ऐसी संख्याएं जो क्रमागत आती है और उनके बीच का अंतर 2 होता है और दोनों ही एक दूसरे के बाद आती हैं और दोनों ही अभाज्य संख्या होती हैं। तो इसी तरह से 50 और 100 के बीच की सभी अभाज्य युग्म लिखिए। तो 50 से 100 के बीच में एक युग्म तो आप लिख सकते हैं 59 और 61। उसके बाद आप आगे देखते चले जाएंगे, ऐसे युग्म आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? हाँ, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। यदि हाँ, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि विषम भी है वो क्या है आपकी? 9। तो आगे देखते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। बिना भाग दिए हम कुछ नियमों की सहायता से यह पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से पूर्ण विभाजित है या नहीं। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले आ जाता है 2 की विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम कह सकते हैं कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि इकाई के स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद आता है 3 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कि अगर इसके अंकों का योग करें तो वह 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने इसके अंकों को जोड़ा 6 और 5 11 और 1 12 13 14 15, तो 15 3 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भी 3 से भाज्य होगी। उसके बाद आता है 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या या तो 0 हो या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि इकाई और दहाई की संख्या या तो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। उसके बाद है 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है, इकाई के अंक पे 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। तो अगर 2 या 3 से विभाज्यता की जांच के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगर 2 या 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। उसके बाद 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। तो 8 से विभाज्यता कैसे जांच करते हैं? उसके लिए हम इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक देखते हैं। अगर वह 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगला है 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 का था, 3 में संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 में भी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। उसके बाद है 11 से विभाज्यता। जिन संख्याओं के विषम व सम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 या 11 से विभाज्य हो वे संख्याएं 11 से विभाज्य होगी। यानी कि किसी संख्या के सम और विषम स्थान यानी कि 1 को छोड़ के 1, 9 और 8 को जोड़ेंगे, 8 और 6 को, और 1 और 0 को जोड़ेंगे। अगर इन दोनों का जो योग है, अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो, यानी कि 8 और 9 में हमने जोड़ा क्या आ गया 17, और 17 और 6, 8 और 9 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 में से 1 गया 22, तो 22 11 से विभाज्य है, हाँ बिल्कुल है, तो दी गई संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं प्रश्नावली 4.2। विभाज्य की जांच द्वारा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी 6 से, कौन सी 9 से। तो 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, जैसे कि 6 2 8 5 13 14 15 16 17 18, 18 अंकों का योग है, तो ये 3 से तो विभाजित होगी। उसके बाद 6 से कैसे विभाज्य करते हैं? 6 से कौन सी विभाज्य होती है? जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है,
तो 2 से तो ये विभाज्य होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है और 3 से विभाज्यता हमने ज्ञात कर ली है, तो यानी कि ये 6 से भी विभाज्य होगी। उसके बाद 9 से विभाज्यता के लिए क्या देखते हैं हम, अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग कितना है 18, ये 9 से विभाज्य है तो ये 9 से भी विभाज्य होगी। तो इसी तरीके से सारे भाग आपको इसके करने हैं। उसके बाद है विभाज्यता की जांच द्वारा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से। तो 4 से विभाज्यता के लिए हम इकाई और दहाई का अंक देखते हैं, या तो इकाई दहाई दोनों अंक शून्य होने चाहिए या 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो सबसे पहले 4 से चेक करेंगे तो 48 आ रहा है, तो 48 4 से विभाज्य है तो यह संख्या 4 से तो विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता कैसे जांच करते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 448 को हम देखेंगे 8 से विभाजित है, 8 पंजे 40, 8 छेक 48, तो यह 8 से भी विभाजित होगी। तो इसी तरह से इसके सारे भाग आपको करने हैं। अगला प्रश्न है विभाज्यता की जांच द्वारा बताइए कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता कैसे ज्ञात करते थे, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 5 और 4 9, 9 और 8 हो गया हमारा 17, उसके बाद 7 और 6 13, 13 और 9 हो गया 21, 21 में से 17 गया 18 19 20 21, 4 आ गया तो अंतर आ रहा है 4, शून्य नहीं आया और ना ही वो 11 से विभाज्य है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरह से आगे की संख्याएं भी आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विभाज्यता की जांच द्वारा बताइए कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, कौन सी 10 से। 8 से विभाज्यता के लिए हमने अभी बताया था कि इकाई दहाई और सैकड़ा के जो अंक होने चाहिए, जो संख्या बनती है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। और 10 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगला है खाली स्थान में कौन सा सबसे छोटा अंक आना चाहिए जिससे कि वह 9 से विभाजित हो सके। तो अब पहला है, आप देखिए 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं, वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग करिए, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 और 7 17। अब 9 से विभाज्य होने के लिए कम से कम कितना अंक यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो 18 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। यदि आप 1 लिखेंगे अंकों का योग 18 हो जाएगा और दी गई संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसके अन्य भाग आपको करने हैं। अगला है उभयनिष्ठ गुणनखंड व अपवर्त्य। 25 और 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। 25 और 125 हो गई। 25 और 125 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आ रहे हो, जो दोनों में एक तरह से कॉमन हो, तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो जो दोनों में आते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया 48 56 और 72 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो 48 के गुणनखंड लिख लिए, 56 के लिख लिए, 72 के लिख लिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो तीनों में आ रहे हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 तीनों में है, 4 हो जाएगा, 5 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, 7 नहीं है, 8 हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ यानी कि जो सब में आ रहा हो उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जब किसी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 48 के अभाज्य गुणनखंड हमने करे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 125 के 5 गुना 5 गुना 5। उसके बाद गुणनखंड ज्ञात करने की वृक्ष विधि। गुणनखंड ज्ञात करने की वृक्ष विधि क्या होती है, दी गई संख्या के 2 ऐसे गुणनखंड लिखिए जिसमें से एक अभाज्य हो और दूसरा भाज्य। उसके बाद अब भाज्य संख्या के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसमें से एक अभाज्य हो और दूसरा भाज्य। तीसरा, इसी विधि से गुणनखंड करते रहिए जब तक सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याओं में ना बदल जाएं। तो जैसे 144 के किए हमने पहले 72 और 2, फिर 72 के किए 2 और 36, फिर 36 के किए 18 और 2, फिर 18 के किए 9 और 2, फिर 9 के किए 3 और 3। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद आता है आपका घात निरूपण।
घात निरूपण क्या होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 को 4 गुणा कर रहे हैं तो इसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 2 को 5 बार गुणा करेंगे 2 की घात 5, 7 बार करेंगे 2 की घात 7 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसका लसा निकाल लेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 5, अब 11 2 बार है तो 11 की घात 2 गुना 17, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.3। इसमें दिया गया है पहले 3 उभयनिष्ठ अपवर्त्य लिखिए। पहले 3 उभयनिष्ठ अपवर्त्य लिखने हैं, तो अपवर्त्य मतलब इनके गुणनखंड, तो पहले 3 का लिखेंगे। ऐसे अपवर्त्य लिखने हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो आप देख सकते हैं 3, 5 और 6 में उभयनिष्ठ अपवर्त्य, एक तो 30 आ सकता है आपका, 30 जो है वो 3 का भी अपवर्त्य है। तो पहले प्रश्न में पहले 3 उभयनिष्ठ अपवर्त्य निकाल लिए, तो उभयनिष्ठ जो तीनों के अपवर्त्य हों, तो अब 3, 5 और 6 के उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या लिखने हैं, पहले 3 लिखने हैं। तो 3, 5 और 6 में आप देख सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों का अपवर्त्य हो सकती है। तो 12 3 का होगा लेकिन 5 का होगा, 6 का होगा। तो ऐसी 15 3 और 5 का होगा लेकिन 6 का नहीं होगा। उसके बाद 18 3 और 6 का होगा लेकिन 5 का नहीं होगा। तो उसके बाद 30 देखते हैं, 30 जो है वो 3 का भी अपवर्त्य होगा, 5 का भी होगा और 6 का भी होगा। उसके बाद 30 के बाद 35 3 का नहीं होगा, 36, फिर 30 के बाद 60 आ सकता है, 60 3 का भी होगा, 5 का भी होगा, 60 का भी होगा। उसके बाद 90 आ सकता है, 30, 60 और 90 तीनों के ये अपवर्त्य हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 और 1, 1 और 5, 15 के हो जाएंगे 1, 3 और 5, 25 के हो जाएंगे 1, 5 और 25। तो उभयनिष्ठ यानी कि जो तीनों में आ रहा हो तो क्या हो जाएगा वो 1 और 5, 1 और 5 तीनों में आ रहा है। इसी तरीके से ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। अब अगला प्रश्न है, वृक्ष विधि से निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो वृक्ष विधि से भाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमको 175 दिया है, 175 को आपको भाग करना है। तो 175 को आप यहाँ लिख सकते हैं 5, और ये हो जाएगा 5 3 15, 5 पंजे 25, फिर 35 के करें हमने 5 गुना 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुना 5 गुना 7। इसी तरह से 102 के 63 के आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 100 से कम 3 व 4 के सभी उभयनिष्ठ अपवर्त्य लिखिए। 100 से कम 3 व 4 के सभी उभयनिष्ठ अपवर्त्य लिखिए। तो 100 से कम जो भी संख्याएं हैं उनके उभयनिष्ठ अपवर्त्य आपको लिखने हैं। अगला है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है, यहाँ पर आपको वृक्ष विधि नहीं दिया बोला गया है, तो आप इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले 2 पंजे 10, 2 छीक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 14 दूनी 28, फिर 2 सत्ते 14, 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसी तरह से आप 525 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगला शीर्षक हमारा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं के पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। महत्तम समापवर्तक तो मैसे या HCF भी कहा जाता है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। सबसे पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम संख्याओं को अलग अलग इनका लसा निकाल लेते हैं। यदि भी कोई भी गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, दोनों में नहीं आ रहा है, तो महत्तम समापवर्तक 1 होता है।
और अगर दोनों में कोई भी गुणनखंड सर्वनिष्ठ है, जैसे कि 45 के हो गए 3 गुना 3 गुना 5 और 60 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 3 हो गया एक तो उभयनिष्ठ और एक हो गया 5, तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3 गुणा 5 15, अतः 45 और 60 का अभीष्ट महत्तम समापरिवर्तक क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। दूसरा है आपका भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है और जो उसका शेष आता है, शेषफल आता है, फिर उसी को आप भाजक बनाते हैं और जो आपका पहले जिससे आप भाग कर रहे थे उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं, तो फिर भाग करते हैं और तब तक करते जाते हैं जब तक आपका उत्तर शून्य नहीं आता। तो अंत में जो भी हमारा भाजक रहता है वही हमारा महत्तम समापरिवर्तक कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्नावली 4.4। भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है तो 256 और 144, तो 256 144 से भाग देंगे तो 144 एकम 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब हम इसको भाजक बना देंगे और इसको हम 144 को यहाँ लिख लेंगे, तो 112 एकम 112 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3। अब हम 112 को भाग देंगे 32 से, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 या 96, 32 चौका 4 दूनी 8, 128, तो 32 तिया 96 आ जाएगा। 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया 1, अब 16 आपका भाजक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर आके हमारा उत्तर शून्य हो जाता है। तो अंतिम भाजक क्या था आपका 16, तो आप कह सकते हैं 256 और 144 का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा? 16 होगा। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के अलग अलग लसाअ निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 144 ले लिया, यहाँ पर हमने 198 ले लिया, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 36 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, 2 निम 18, 3 तिया 9, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। 198 का करेंगे, 2 निम 18, 2 निम 18, फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर अंत में 11। तो अब 256 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 256 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3, और 198 के गुणनखंड हो गए हमारे 198 के हो गए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। अब दोनों में अभयनिष्ठ क्या है? 2, एक तो 2 हो गया दोनों में अभयनिष्ठ, दूसरा 3 और तीसरा भी 3, तो यानी कि 3 दुनिया 9 दूनी 18 इसका मसा हो गया। तो इसी तरीके से आप सारे प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, दो मान लीजिए हमने दो अभाज्य संख्या ले ली 3 और 5, तो महत्तम क्या होगा? इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। आप करके देख लीजिए। 15, दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम, दो क्रमागत सम संख्याएं 4 और 8 ले लीजिए, उनका महत्तम समापरिवर्तन निकाल के देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि जो संख्या बड़ी है वह होगा। दो सम संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक सम होगा या विषम? तो सम होगा। दो विषम संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा? विषम होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 125 और 94 को विभाजित करेगी और शेष 1 रहेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 125 और 194 को विभाजित करेगी, तो सबसे पहले आप उनका मसा निकालेंगे 94 और 125 का, तो जो भी आपका मसा आएगा तो उसमें से आप क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे, तो अभिष्ट संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद 8वां प्रश्न है
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 615 और 963 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे। तो इसमें भी आपको महत्तम निकालना है, जो भी उत्तर आएगा उसको उसमें से 6 को आप घटा देंगे। इसी तरह से 9वां, 10वां, 11वां प्रश्न देखते हैं। 3 ड्रमों में क्रमशः 144 लीटर, 180 लीटर और 192 लीटर तेल है। एक ड्रम की अधिकतम धारिता बताइए जो सभी ड्रमों के तेल को सही माप सके। तो तीनों का महत्तम समापरिवर्तक निकाल लेंगे तो आपकी अधिकतम धारिता आ जाएगी। एक घर का फर्श 8.25 मीटर, 5.25 मीटर है, यानी कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। इस पर संगमरमर की वर्गाकार टाइलें बिछाई जाती हैं। प्रत्येक टाइल की अधिकतम माप ज्ञात कीजिए, बताइए कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मास निकालेंगे। अब आ जाते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक। लघुत्तम समापरिवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक दी गई संख्याओं का गुणज होता है। लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए सामान्यतः निम्न 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर सबसे छोटा गुणनखंड लिखिए। वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आएगा उसे उतनी ही बार लिख दीजिए। इसके बाद उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को लिख दीजिए। वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे भी उतनी ही बार लिखिए। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को उतारकर सभी की गुणा कर लेते हैं। यह गुणनफल ही अभीष्ट लघुत्तम समापरिवर्तक होता है। आगे देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, भाग विधि से लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण करते हैं। दी गई सभी संख्याओं को एक पंक्ति में अलग अलग करके लिखिए। अब एक ऐसी अभाज्य संख्या लिखिए जो दी गई संख्याओं में कम से कम 2 संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे उसके नीचे यथावत उतार लेते हैं। इस क्रिया को जब तक करते जाते हैं जब तक कि सभी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। इस प्रकार प्राप्त सभी भाजक संख्याओं के गुणा करके लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप। भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 2 से आपको भाग करा, फिर जब तक 2 से जा रहा है उसके बाद 3, फिर 5। उदाहरण 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 24 और 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि जब हम बड़ी से बड़ी निकालते थे तो उसमें से घटाते थे, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 4.5। भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। भाग विधि में क्या करते हैं, तीनों को साथ लिख लेते हैं। अब निकालिए 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 35, 2 ये 42 आ जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 35 को ऐसे उतारेंगे। फिर 2 से आएगा, 2 सत्ते 14, 35 ऐसे उतर जाएगा 21। फिर उसके बाद आपका आएगा 3 सत्ते 21। फिर आएगा आपका 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 तियां 24 पंजे 120 सत्ते 840। तो इसका लघुत्तम समापरिवर्तक 840 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, पहले सबके गुणनखंड लिख लेंगे। जितने भी उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और उसके अलावा जो रह जाएंगे उनको भी लिख लेंगे, उनके आपस में गुणा कर देंगे तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे आपके। अगला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 45 से पूरा विभाजित हो जाए। सबसे पहले इनका लसा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और उसके बाद जो शेष आएगा उसमें जो आपका लसा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो 8 शेष बचे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे। उसी तरह से 5वां, 6ठा, 7वां आप प्रश्न करेंगे, सभी एक समान है। उसके बाद महत्तम समापरिवर्तक तथा लघुत्तम समापरिवर्तक के प्रगुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज। दी गई संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक संख्याओं से छोटा नहीं होता। महत्तम बड़ा नहीं हो सकता, लघुत्तम छोटा नहीं हो सकता। दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक उनके गुणनफल के बराबर होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 1 होता है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक उन दोनों संख्याओं में से किसी एक बराबर होता है तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक दूसरी संख्या के बराबर होता है। अगला है, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक उनके लघुत्तम समापरिवर्तक का भाजक होता है। इसी प्रकार उन संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक उनके महत्तम समापरिवर्तक का गुणज होता है। दो संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मसा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपका सूत्र होता है। प्रश्नावली 4.6 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 18 और लघुत्तम 504 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा सूत्र क्या था? मस गुना लस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो महत्तम समापरिवर्तक कितना है? 18। लघुत्तम कितना है? 504। पहली संख्या क्या है? 72। दूसरी संख्या हमने x मान ली, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 गुना, तो हो जाएगा आपका 18 गुना 504 बटे 72। जो आपका मान आएगा वही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के युग्मों के लिए प्रगुण की जांच कीजिए। संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, हमें जांच करना है। क्या जांच करना है? कि मौस गुना लस बराबर होना चाहिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इस सूत्र में इनका मान रख के आप जांच कर सकते हैं, दोनों बराबर आने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 6400 और महत्तम समापरिवर्तक 32 है, तो लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। इसी सूत्र की सहायता से आप इसको भी हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 455 है, तो दो संख्याओं के गुणनफल की जगह 455 रख देंगे। संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर ही होता है, तो 455 ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2211 तथा महत्तम समापरिवर्तक भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले महत्तम निकालना है, फिर लघुत्तम निकालना है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 32 है और लघुत्तम जो है 760 है। एक संख्या 95, तो दूसरी संख्या बहुत आसानी से आप सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 14 और लघुत्तम समापरिवर्तक 204 हो सकता है? तो कैसे पता चलेगा कि, तो इन दोनों को गुणा करके देखिए, 204 और उनका, तो इनका गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के अगर बराबर आता है तो यानी कि ये हो सकता है। तो ये थे आपके अभ्यास। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।